हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे 75 डे आर्ट चैलेंज के डे 15 में। सो गाइस, आई तो लेजिट कैन नॉट बिलीव कि हम लोगों के ऑलमोस्ट 60 दिन बचे। हम लोगों ने 15 दिन जो है खत्म कर लिए और उसी 15 दिन के साथ हम लोगों ने काफी सारे चैप्टर्स जो है वो भी खत्म कर लिए हैं। तो आज हम आ चुके हैं हमारे डे 15 पर। आई होप आप लोग सभी एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, हाउ इज द जोश। आई होप कि इट इज वेरी हाई और हाई होना ही चाहिए। जैसे जैसे हमारा दिन जो है दी डे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोगों की तैयारी और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर होती चली जानी चाहिए। सही बात है ना। तो जल्दी से सारे बच्चे एक बार क्लास में जुड़ जाएंगे, बताएंगे कैसे हैं आप सभी, क्या हालचाल आप सभी के, हाउ आर यू। मैं बहुत ही बढ़िया और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैंने हमेशा से बोला है जैसे जैसे 12 बजते हैं तो हम लोग की जो 12 दोपहर के 12 बजते हैं तो जो एक्साइटमेंट का लेवल है, आप लोगों से मिलने का जो एक्साइटमेंट रहता है, मिलकर के इस क्लास में 1 घंटे के समय में ज्यादा से ज्यादा सीखने का और सिखाने का जो पूरी एनर्जी होती है ना, ये जो पूरा उद्देश्य होता है, इसको सोच करके मेरे अंदर वैसी एनर्जी आ जाती है। तो तुम लोग की एनर्जी देख करके मुझको इतना ज्यादा एनर्जाइज, इतना ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है कि बस मैं क्या ही बताऊं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार जैसे आग लग जानी चाहिए, ऐसे दिख जाना चाहिए कि हाँ, यू गाइज आर ऑल्सो फीलिंग वेरी एक्साइटेड, एनर्जेटिक, है ना, सारी चीजें। तो जल्दी जल्दी से जो बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं वो सबसे पहले तो एक बार हाजिरी लगा दो यार कमेंट सेक्शन में, और जल्दी से एक बार ना सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। गद्दारी मत करना, मैंने पहले बोला है, वीडियो लाइक नहीं करोगे तो देखो पाप लग जाता है, किसी की बहुत मेहनत जा रही है। ठीक है, तो द टाइगर किंग टॉपिक नंबर 15 और आज हमारा 15वां दिन है। ठीक है, डे 15। सो आज हम लोग ये डे 15 में ये जो टॉपिक 15 है इसको कवर करेंगे। हमारा क्यूट सा टाइगर देख रहे हो, यही टाइगर जो है इसी को मारना चाहता था हमारा राजा प्रतिबंधपुरम का, और आखिर में इसी टाइगर के एक लकड़ी के टाइगर से मर जाता है। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। किसने लिखी है, क्या है कहानी, क्या होगा, क्या थीम है इस कहानी की, सारी चीजें जानेंगे। लेकिन पहले उससे पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग सभी रेडी हो, चैप्टर को शुरू करें, पढ़ाना स्टार्ट करूं मैं या नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर आ चुके हैं, मैं देख पा रही हूँ काफी सारे बच्चों के कमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो तैयार, 1 घंटा पूरा पूरा डेडिकेटेड होकर के पढ़ने के लिए रेडी। अगर तुम लोग पढ़ने के लिए रेडी तो मैं पढ़ाने के लिए रेडी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना। तो अब थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और साथ ही साथ ध्यान देंगे पूरा पूरा। तो यहां पर हमारा जो चैप्टर है ये इनके द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम है कल्कि कृष्ण मूर्ति। अब इन्होंने अपना नाम कल्कि क्यों रखा था, क्योंकि विष्णु जी का जो 10वां अवतार है वो होगा कल्कि, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर के, प्रेरित होकर के इन्होंने अपना नाम कल्कि रखा था। तो ये है हमारे ऑथर। जल्दी जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में इनका नाम नजर आ जाना चाहिए। कुछ भी घर के लिए नहीं छोड़ना है, सारी चीजें यहीं पर लर्न कर लेंगे। ठीक है, ताकि घर पर सिर्फ हम एक बार आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी करें तो हमारा काम चल जाए। हमको यहीं पर सारी चीजें पढ़ लेनी है। तो किसने लिखा है चैप्टर, ये चैप्टर लिखा गया है हमारे राइटर कल्कि के द्वारा। तो जल्दी जल्दी से सब लोग राइटर का नाम लिख करके भेज दो अभी। ठीक है, वेरी गुड, सभी लोग जल्दी जल्दी से राइटर का नाम आ जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे दिख जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आगे बढ़ते हैं और चैप्टर की थीम के बारे में जानते हैं। देखो चैप्टर किस मुद्दे पे बात करते हैं, इस कहानी, ये कहानी जो है प्रतिबंधपुरम के महाराजा की कहानी, और उस महाराजा ने कैसे अपनी जिंदगी शेरों के शिकार में निकाल दी और आखिर में खुद शेर का शिकार बन गया। ये कहानी किस मुद्दे के बारे में बात करी। क्या ये कहानी सिर्फ शेरों के बारे में? नहीं, ये कहानी हमें असल में बताती है कि जो लोगों के पास पावर होती है ना, वो कितने फुलिश थिंग्स में पड़ जाते हैं, कितने ज्यादा फालतू की चीजों में पड़ जाते हैं, और वहीं पर उन्हीं चीजों में पड़ करके एक्चुअल में जो पावर जिस वजह से उनके पास आई है, उस पावर का उस लिए, उस मोटिव को पूरा करने के लिए ना इस्तेमाल करके वो फालतू सेल्फिश चीजों में पड़ जाते हैं, सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने लग जाते हैं। अब एक राजा का धर्म होता है ना, बकायदा उनका धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे और अपनी प्रजा के उद्धार के लिए, वेलफेयर के लिए काम करे। लेकिन वहीं पर एक राजा जो पूरा पूरा क्या है, जो ना कोई भविष्यवाणी को पलटना चाहता है, जो भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता है, उसके पीछे पड़ जाता है कि नहीं, और अपने जो एक्चुअल में राजा का जो धर्म है ना, वो उससे भटक करके फालतू चीजों में पड़ जाता है और कहीं ना कहीं अपनी प्रजा को बहुत नुकसान पहुंचा रहा होता है, क्योंकि उसका वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा होता। तो ये आपको देखने को मिलता है। तो ये कहानी क्या है, ये जो चैप्टर है, इट इज अ सटायर ऑन दोज इन पावर, ऑन दोज पीपल हु आर इन पावर। मोस्ट ऑफ द टाइम द रूलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सर्विंग द पीपल और वर्क फॉर द वेलफेयर। अधिकतर जो ये राजपाट साम्राज्य होता है ना, तो इनके जो राजा होते हैं वो अपने साम्राज्य की, ठीक है, ध्यान रखने के लिए, उनकी सेवा करने पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अपने खुद के कुछ फालतू के कामों में पड़ जाते हैं और अपने फालतू के उद्देश्य पूरे करने में अपना समय जाया करते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करें। ये कहानी ये भी बता रही कि देखो जिंदगी जो है ना वो बहुत छोटी होती है, ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक, पल भर की जिंदगी है, और इस पल में कब क्या हो जाए आपको नहीं पता। तो जितना टाइम है आपके पास उसका सदुपयोग करें।
जाहिर सी बात है, यहाँ पर सबसे बड़ी बेवकूफी क्या कर बैठते हैं हमारे राजा, वो बोलते हैं कि भाई मैं एक दिन मर जाऊंगा, तो तुम क्या मतलब तुम अमर हो, तुम कभी मरोगे नहीं। जो इंसान यहाँ पर आया, भगवान ने यही पूरी पृथ्वी का नियम बनाया कि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपको एक दिन जाना भी पड़ेगा, और वो हर एक चीज के साथ है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, मौत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अच्छा तुम तो मुकेश अंबानी हो यार, तुमको तो हम नहीं लेकर के जाएंगे, तुम्हें छोड़ देते हैं, इसकी जगह पे हम चिंटू को पकड़ लेते हैं जो गली में वहां पे बाहर क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि गरीब है। ये थोड़ी होगा, सबको मौत का सामना करना पड़ेगा, सबकी डेथ होती है। तो आपके पास जितना टाइम है, आप कम से कम कुछ ऐसे काम करके जाओ ना जो दूसरे लोगों के लिए अच्छे हो, आप राजा हो, राजा का पूरा पूरा कर्तव्य निभा करके जाए। लेकिन लोग इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। तो ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर इस चीज के बारे में बात करता है कि जो लाइफ है वो कितनी ट्रांजिएंट है। ठीक है, स्टोरीज अबाउट क्राइम एंड पनिशमेंट। कल्कि हैज यूज्ड ह्यूमर, आयरनी, कॉन्वर्सेशनल नरेटिव स्टाइल टू ब्रिंग आउट द थीम। ठीक है, इन्होंने किस तरीके से कहानी लिखी है, कहानी जो है एक नरेटिव स्टाइल है, यानी कि आपको ऐसे सुनाया जा रहा है कि एक था राजा, वो ये करता था, वो करता था, इस टाइप से कहानी सुनाई जा रही है। और काफी ह्यूमर का भी इस्तेमाल किया ताकि पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत तुमको हंसी भी आएगी। तो ये है हमारा चैप्टर। इसकी जो थीम है वो मैं दोबारा से मार्क कर देती हूँ बेटा, ताकि आप लोगों के लिए हमारा इरेजर, तो ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, आप लोग पीडीएफ से पढ़ो। तो ये मैं एनोटेड पीडीएफ आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, एनोटेड से मेरा मतलब है लिखी हुई पीडीएफ। तो जो चैप्टर है ये बात करता है, पहले तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सटायर ऑन दोज इन पावर। ऐसे लोगों के ऊपर क्या है, ये एक व्यंग है ना, ऐसे लोगों के ऊपर कि भाई देखो जो पावर में आते हैं वो लोग ये करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, ना कि वो प्रजा के लिए कार्य करने की जगह अपने अपने फालतू की चीजों को, अपने फुलिश परस्यूट्स में लग जाते हैं। ठीक है, सो ये लाइन आपकी यहां पर बनती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, कि जिंदगी कितनी छोटी है, कितनी क्षण भर की है, कब क्या हो जाए ना पता चले। अगर वो ना लर्न कर पाओ थीम, तो ये वाली थीम भी देख सकते हो। सिमिलर ही चीज लिखी है कि जिंदगी कितनी ट्रांजिएंट है ना, कि जो ये पावर जो है ना, ये भी बहुत जल्दी बदलती है। आज तुम्हारे हाथ में है तो कल किसी और के हाथ में होगी। ठीक है, और वैसे ही जिंदगी भी बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए आपको नहीं पता। ठीक है, ये देखो, ये उन लोगों के ऊपर सटाया है जो पावर में होते हैं और कैसे उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी थीम। आई होप थीम समझ में आ गई। समझ में आ गई थीम क्या है। कहानी पढ़ाना शुरू करूं, डिटेल में बताऊं कहानी में होता क्या है। ठीक है, ताकि आपको वन शॉट में पूरा कहानी समझ में आ जाए, तो आप समझ पाओगे कि फिर इस चैप्टर से पूछे जाने वाले वो 10 सवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप आप लोग तैयार हो, जल्दी जल्दी से बताओ। रेडी, स्टार्ट करें चैप्टर को पढ़ना। थीम समझ में आ गया है, कल्कि के द्वारा लिखा गया है चैप्टर, टाइगर किंग इस चैप्टर का नाम है। कहानी जो है बात करती है जिंदगी कितनी छोटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर जो लोग पावर में हैं वो लोग कैसे उस पावर का मिस यूज करते हैं, पावर जिस वजह से दी गई है उसका इस्तेमाल उसके लिए करने की जगह वो अपने ही कुछ फालतू की चीजों में पढ़ करके उस पावर को वेस्ट कर देते हैं बेसिकली। इस बारे में चैप्टर बात करता है। तो अब हम शुरू करते हैं कहानी की। अब कहानी जो है वो शुरू कुछ इस तरीके से होती है। चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स मैंने लिख दिए, 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिस बारे में चैप्टर बात कर रहा है, इसको जरूर देखिएगा बेटा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। अब कहानी शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि चैप्टर में होता क्या है। तो सबसे पहले होता क्या है कि ना, एक हमारा साम्राज्य है जो कि है प्रतिबंधपुरम, जो आसपास हर तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। अब होता क्या है कि वहां पे प्रतिबंधपुरम के महाराजा के घर पे होता है एक छोटा सा बेबी। अब उस बच्चे को पैदा हुए केवल 10 दिन हुए हैं। और आप जानते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगहों में राजपाट में जब राजा के यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, यानी कि उनका वो छोटा सा राजकुमार पैदा होता है, तो बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया जाता है कि भाई आप आकर के बताइए कि इसका भविष्य कैसे होगा, है ना, क्या ग्रह नक्षत्र हैं, और ये आगे जाकर के कैसा राजा बनेगा, इसका नाम क्या होगा, ये सभी चीजें की जाती हैं। तो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं उनके घर पे छोटा सा बच्चा होता है। अब उस बच्चे के भविष्यवाणी करने के लिए आते हैं पूरे देश भर से अलग अलग बहुत बड़े बड़े ज्योतिष। वो आते हैं, वो बच्चे को देखते हैं, वो देखते हो बोलते कि ये बच्चा तो राजा होगा राजा, योद्धा होगा योद्धा, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा, इसको तो कोई रोके नहीं रोक सकता, ये बहुत आगे जाने वाला है ये बच्चा। लेकिन कहते के साथ जो मुख्य हमारे ज्योतिषी होते हैं ना, ज्योतिष होते हैं, यानी कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो एकदम से चुप हो जाते हैं, कहते हैं लेकिन। अब यहाँ पे जो पब्लिक है वो बोलते हैं लेकिन क्या, बताओ आगे, ऐसे देर से हमारे दिल की हार्ट बीट क्यों बढ़ा रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ ना कि क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया, ये राजाओं का राजा, योद्धाओं का योद्धा, चैंपियंस का चैंपियन, हीरो का हीरो बनने वाला है, तो ऐसा क्या, लेकिन क्या। तो कहते हैं लेकिन ये बच्चा एक दिन मर जाएगा। अब मतलब ये सुनकर के तो हमें है ना बहुत ही बड़ी ऐसी बहुत नई खबर दे दी उसने, कि मतलब अच्छा कोई इंसान अगर इस दुनिया में आया तो वो मरेगा नहीं ना, बहुत नई बात बता रहे हो आप। तो यही जैसे वो कहते हैं ना कि बच्चा मर जाएगा, तो इनकी ये बात सुन के वो 10 दिन का बच्चा
एक चमत्कार होता है कि वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है। वो जो छोटा सा बच्चा है ना, जो हमारा टाइगर किंग है, वो एकदम से बोल पड़ता है। वो कहते हैं अरे ओ मिस्टर एस्ट्रोलॉजर। अब यहाँ पे जब ये आवाज सुनते हैं, वो सभी लोग खड़े हुए आसपास में, वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि अरे ये किसने बोला, ये कौन बोल रहा है। तो वो एकदम से इधर उधर देखने लगते हैं कि आवाज कहाँ से है। तो जो छोटा सा बच्चा कहता है अरे ओ मिस्टर एस्ट्रोलॉजर इधर देखो, मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने बोला। अरे ये तो आपने बता दिया कि मैं मरूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हर जो इंसान आता है दुनिया में वो तो मरेगा ही मरेगा, पर ये अगर आप बता देंगे कि मैं मरूंगा कैसे, तब जाके तो वो पते की बात होगी। अब जो एस्ट्रोलॉजर है वो बड़े ध्यान से ऐसे देखते हुए कहता है यार ये बच्चा बोल रहा है, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, और ऊपर से मतलब अकल की बात कर रहा है। तो वो कहते हैं यार ये मतलब इसने दिए तो सही कहा। तब जो वो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं क्योंकि तुम जिस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए हो वो है टॉरस। टॉरस यानी कि बुल, और बुल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाइगर। तो तुम्हारी जो मृत्यु होगी वो एक शेर के हाथों होगी। अब ये सुन करके आमतौर पे जो भी कोई होता वो सुन करके बोलता कि भाई वो डर जाता, लेकिन हमारा वो छोटा सा 10 दिन का बच्चा है, वो पहले तो यही चमत्कार हो गया कि वो बच्चा बोल रहा है, और फिर उसके बाद उस बच्चे ने बोला कि अच्छा अगर मेरी मृत्यु एक शेर के हाथों होने वाली है तो शेरों को बोलो कि वो मुझसे बच के रहें। और इसके साथ होता क्या है, और इसी के साथ ये पूरे राज्य में कहानी जो है, ये अफवाह जो है या फिर ये जो बात है वो फैल जाती। कुछ लोग भरोसा करते हैं, कुछ लोग भरोसा नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारे जो महाराज धीराज हैं, हमारे जो जिलानी जंग बहादुर हैं, बहुत अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है ना। तो सबसे ज्यादा नाम जो उनका पॉपुलर पड़ जाता है वो पड़ जाता है टाइगर किंग बड़े होकर के। तो कहते हैं कि जिलानी जंग बहादुर जो है वो 10 दिन में बोल पड़े, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और धीरे धीरे होता क्या है, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो राजपाट उनके हाथों में नहीं सौंप सकते, तो वो राजपाट जो है तब तक के लिए दूसरे लोग संभाल रहे होते हैं। जब तक ये बड़े होते हैं तो इनको जो परवरिश मिलती है वो बेहतरीन से बेहतरीन परवरिश मिलती है, जो बाकी सभी लोगों को भी मिल रही होती है जो राजा के घर पे पैदा हुए होते हैं ना। यानी कि जितने भी आपके जितने भी प्रिंस होते हैं, जो भी महाराज बनने वाले होते हैं आगे जा करके, तो उन सबको जैसी ट्रेनिंग मिलती है, जो उनके शिक्षा दीक्षा मिलती है, वो सब इनके साथ भी होता है। ये बड़े होते हैं एक अंग्रेजी गाय का दूध पी करके। ये बड़े, इनको एक इंग्लिश जो है इनको बचपन से ही बोलनी सिखा दी गई होती है ना। इनको खूब शिक्षा दी जाती है, सारी की सारी शिक्षा इंग्लिश में दी जाती है। और ये जो समय है, ये जो कहानी जो चल रही है, ये उस टाइम की कहानी है जब हमारे देश में ऑलरेडी किसका राज था, अंग्रेज आ चुके थे और अंग्रेजों का राज चल रहा था। तब होता क्या है कि इंग्लिश में इनकी प्रॉपर अपब्रिंगिंग होती है, खूब अच्छा दूध पी करके हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट एकदम होकर के बड़े हो जाते हैं। अब जैसे ये बड़े होते हैं तब ये 20 साल के हो जाते हैं, तो अब ये लीगली क्या हो जाता है कि लीगली अब इनका जो राजपाट है वो इनको सौंपा जा सकता है, क्योंकि अब ये क्या हो चुके हैं, अब ये ना बालिग हो चुके हैं, अब ये संभाल सकते हैं, तो इनका राजपाट इनके हाथ में आ जाता है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि ना दोबारा से अफवाह फैलने लग जाती है कि अरे अरे हमारा ये वही राजा है ना जिनके बारे में शायद भविष्यवाणी हुई थी कि इनकी तो मृत्यु हो जाएगी शेर के हाथों। ये खबर राजा के कानों तक पहुंचती है। हमारे टाइगर किंग का एकदम ऐसे ना दिमाग जो है वो थोड़ा सा फिर जाता है। कहते हैं कि लोग मेरे बारे में ये बात कर रहे हैं, तो वो अपने दीवान को बुलाता है। वो कहते हैं चलो भाई काम करते हैं, शिकार पे चलते हैं, और ये शेर जो है पहले तो इसको खत्म करते हैं। वो जाते हैं, वो शिकार करते हैं शेर का, और एक शेर को मार देते हैं, और वो शेर को लेकर के आते हैं और वो बोलते हैं दीवान को कि जल्दी जाओ, वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसको बुला करके लाओ। वो चीफ एस्ट्रोलॉजर आता है, वो कहते हैं देखो तुमने बोला था मैं शेर के हाथों मारा जाऊंगा, इस शेर को मैंने अपने इन्हीं हाथों से मारा है, बिना किसी बंदूक, बिना किसी हथियार के। तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं अरे महाराज इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो आप 99 शेर मार दोगे, दिक्कत तो होगी वो 100वां शेर मारने में। 99 शेर आपसे आसानी से मर जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा उस 100वें शेर का मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत निकली तो जो चोटी है, मैं ये सारे पोथी पत्र जितनी किताबें हैं जला दूंगा, चोटी काट के एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए। यहां पे हमारे जो महाराजा है, अब इनका पूरा जिंदगी का उद्देश्य बन जाता है कि अब मैं 100 शेर मार के ही रहूंगा। खुद ही सोचिए आप, 100 शेर मारने से क्या हो जाएगा, क्या आप उसके बाद अमर हो जाएंगे? आप नहीं मरेंगे, मरना तो आपको फिर भी है। ये थोड़ी कहा गया है कि आप पैदा होते कि 10 साल में मर जाएंगे। क्या पता आप अच्छा खासा अपना राजपाट संभाले और जब आपको बुढ़ापा आए आपका, उस समय पर आप जाकर के किसी शेर के हाथों मरे। लेकिन इस राजा ने इतना दिमाग लगाया ही नहीं, क्योंकि इनका पूरा उद्देश्य बन चुका था कि ये जो भविष्यवाणी हुई है मुझे इसको पलटना है। अब वो लग जाते हैं उस चीज में। प्रतिबंधपुरम एक ऐसा राज्य था जिसके आसपास खूब सारे जंगल थे, और जंगल थे तो उसमें बहुत सारे शेर थे। अब इन्होंने करना चालू किया शिकार, एक के बाद एक शिकार करते चले गए। कई बार ये गोली चलाते शेर पे, तो शेर जो है ना उसके पास से गोली निकल जाती, तो शेर इनके ऊपर ऐसे छलांग लगाते और ये अपने इन बेयर हैंड्स, नंगे हाथों से लड़ाई करते,
और इतने ताकतवर, इतने इतने बहादुर थे कि वो शेर को मार भी देते। ऐसे करते करते बहुत जल्दी टाइम गुजरता चला गया। 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने 70 शेरों का खून कर दिया था, कत्ल कर दिया था, यह शिकार कर लिया था। 70 शेर मारने के बाद अब हुआ क्या? अब भाई जाहिर सी बात है, आप इतनी तेजी से अगर शेरों का शिकार कर रहे हो तो उनकी तादाद तो फिर खत्म होने लग गई ना, डिक्लाइन होने लग गए। जितना जो नंबर ऑफ टाइगर्स थे जो प्रेजेंट थे, वो तेजी से नंबर डिक्लाइन होने लग गया। शेर जो है वो उनकी तादाद खत्म होने लग गई, विलुप्त होने लग गए, वो आसपास के जंगलों से बचे ही नहीं। अब यहां पर हमारे जो टाइगर किंग है, उनका ये जो 100 टाइगर मारने का टारगेट था, ये आकर के यहाँ पे रुक गया। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब क्या करें। तो एक दिन वो अपनी बंदूक ऐसे लेकर के बैठे थे, ठीक है। तो उन्होंने दीवान को बुलाया, उन्होंने कहा दीवान साहब तुम जल्दी से आओ भाग कर। और वो दीवान भागा भागा आया, उन्होंने बंदूक ऐसे पकड़ी थी, उसने एकदम से दीवान के सामने करी और उन्होंने बोला कि क्या लगता है तुमको, है ना, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो एकदम से पहले दीवान तो यूं कह रहे मेरी तरफ बंदूक क्यों तान रहे हैं आप इस बंदूक को साइड कीजिए, आप मुझे मारना चाहते हैं क्या? कहते अरे नहीं, मैं तुमको क्यों मारूंगा। कहते मैं सोच रहा हूँ शादी कर लूं। अब यहाँ पर जो दीवाने कहते अरे नहीं मालिक, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, दो आप मेरे से क्यों शादी करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारे वो राजा बोलते हैं भाई तुम पागल हो गया क्या यार, मैं तुझसे शादी करने की थोड़ी कह रहा हूँ, जाहिर सी बात है मैं तो शादी करने की कह रहा हूँ एक टाइगर। और इतना में आधा सुनते के साथ हमारा दीवान बोल बैठते कि अरे महाराज, मैंने माना कि आपके बहुत सारे पूर्वज आए थे जिन्होंने, किसी ने बंदूक से शादी करी तो किसी ने अपनी तलवार से शादी करी, और मैं मानता हूं कि आप टाइगर किंग हैं, सब आपको टाइगर किंग बोलते हैं, लेकिन आपको टाइगर से शादी करने की क्या जरूरत है ये चीज प्रूव करने के लिए। तो हमारे जो महाराजा हैं वो कहते कि अरे यार तू रुक ना, तू सुन तो सही, मैं कह रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं शादी करूं, लेकिन ऐसी लड़की से जिसके राज्य में खूब सारे टाइगर्स हों। तो वहां पे क्या होगा, इससे ना मैं अपना जो 100 टाइगर मारने का टारगेट है वो पूरा कर पाऊंगा। तो अब दीवान कहता है अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा ठीक है, तो ढूंढता हूं फिर मैं ऐसी लड़की। अब वो लग जाता है काम पे और कुछ ही समय में उसे एक ऐसी लड़की मिल जाती है जिनके राज्य में बहुत सारे शेर होते हैं। अब देखो उस समय पे ना शादी करना राजाओं के लिए ये अपने आप में एक नीति हुआ करती थी। सोच समझ के, टाइज को देखते हुए, संबंध देखते हुए, राज्यों के बीच में क्या उनके राज्य के लिए फायदेमंद रहेगा उस हिसाब से शादी होती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे राजा केवल अपने 100 टाइगर मारने का जो टारगेट है वो पूरा करने के लिए एक ऐसी लड़की से शादी करते हैं जिनके राज्य में शेरों की तादाद अच्छी होती है। अब होता क्या है कि वो उस लड़की से शादी करने के बाद जितनी बार उसके राज्य में जाते हैं, है ना, तो वो उतनी बार शिकार करके आते हैं। तो ऐसे करते 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 99 शेरों का शिकार वो कर लेते हैं। अब आती है 100वें शेर की बारी। अब भाई वहां पे भी शेर खत्म हो गए। इतने थोड़ी मतलब ऐसे शेर जो है वो किसी फैक्ट्री में बन रहे हैं कि निकलते ही चले जाएंगे, आप मारते चले जाइए। वहां पे भी शेर खत्म होने लग गए। अब ये 100वां शेर जो है ना, ये इनको बड़ा परेशान करने लगा। इन्हें समझ में नहीं आया कि भाई करें तो क्या करें। शेर वहां भी खत्म, अपने राज्य में भी खत्म। अब ये इनके जो है ना रोज गुजरते दिन के साथ इनकी दिल की धड़कन जो है वो यहाँ ऐसे हलक में दिल धड़कने लग जाए कि भाई क्या करें, शेर को कैसे पकड़े, शेर का शिकार कैसे करें। अब होता क्या है कि इनकी ना एंजाइटी से बढ़ने लग जाती है, टेंशन में आने लग जाता है भाई ये बंदा। अब ये जो भाई राजा हैं, ये राजा क्या, इनके पास ना खबर आती है कि पास के गांव के लोग जो इनके प्रतिबंधपुरम में जो इनका राज्य है उसके कहीं पे छोटे से गांव के जो लोग हैं वो लोग भागे भागे आते हैं। वो आकर के राजा को बताते हैं, राजा राजा जी हमारे यहाँ पर ना बहुत सारी भेड़ बकरियां गायब हो रही हैं और बहुत तेजी से गायब हो रही है, लगता है ये किसी शेर का काम है। राजा ये सुनकर के इतना खुश हो जाता है, वो कहता है अरे वाह 100वां शेर मिल गया, इसका शिकार करूंगा मैं। और वो खुशी के मारे कह देते कि तुम्हारे जितना भी ये जो जमीन का तुम टैक्स दे रहे हो, कर दे रहे हो, वो माफ, जाओ मौज करो। अब ये लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे हमारे राजा कितने बढ़िया हैं, है ना, राजा की जय हो, और निकल जाते हैं। और उसके बाद होता है क्या, हमारे जो राजा हैं वो निकल पड़ते हैं जंगल में शेर ढूंढने। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, भाई 100वां शेर नजर ही ना आए। राजा का गुस्सा बढ़ता चला जाए। अब राजा के आसपास टीम में जितने भी लोग हैं, राजा उनको गलियाए, उनको नौकरी से निकालना चालू, क्योंकि अब उनका जो उत्सुकता है वो बढ़ती जा रही है। तो वो बोल रहे भाई कहाँ है वो 100वां शेर, और जो उनसे उल्टा बोले तो वो क्या करें, वो उन लोगों को फायर कर देंगे, भाई तुम्हें दरखास्त किया, नौकरी से ही निकाल दिया। और इतना गुस्सा आ जाता है कि फिर वो अपनी जो प्रजा थी, जो गांव वाले थे, उनको बोल देते कि भाई तुम्हारा तो जो कर था ना, जो मैंने माफ किया था, वो दुगना कर देना पड़ेगा अब तुमको, क्योंकि उनको वो शेर नहीं मिल रहा। तो वो फ्रस्ट्रेशन वो कहीं पे भी निकाल रहे हैं, कुछ भी रैंडम जो है ना एक्शंस ले रहे हैं, मतलब कुछ भी रैंडम, कुछ भी लोगों के ऊपर नियम लागू कर दे रहे हैं, क्योंकि वो 100वां शेर नहीं पकड़ पा रहे। अब ये देखते के साथ होता क्या है, दीवान समझ जाता है कि भाई ये तो तेजी से जो राजा कर रहे हैं गुस्से में, तो मेरी नौकरी खतरे में आ रही है, भाई मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो राजा क्या करता है, वो पीपल्स पार्क जाता है, वहां पे उसे ना बूढ़ा शेर मिल जाता है। वो शेर खुद ही बेचारा है, बूढ़ा सा हो रखा, उसमें ना शिकार करने की जान रही और ना कुछ करने की जान रही। वो शेर को चढ़ा के गाड़ी में ले आता है राजा के वहां, जहां जंगल में राजा बैठे हुए हैं, उस उधर आसपास।
शेर को गाड़ी में तो चढ़ा लेता, वो शेर इतना बूढ़ा, वो बेचारा उतरने को तैयार नहीं गाड़ी से, वो जैसे तैसे उसे खींच के उतारता है। और उसी शेर को खींच के उतारता है, वो शेर भी ऐसा है, वो जाकर के राजा के सामने खड़ा हो जाता है और राजा खुश, कह रहे 100वां शेर मिल गया। और राजा एकदम से उसको निशाने पे लगते हैं और जैसी गोली दागते हैं तो वो क्या होता है, शेर एकदम से बेहोश हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है धम। अब राजा खुश हो जाते, कहते अरे वाह 100वां शेर मार दिया, अब कौन सी बड़ी बात थी यार, मैं मतलब देखो मैंने भविष्यवाणी यूं पलट दी, चलो। और खुश हो, कहते इसकी लाश उठा करके ले आना महल में, अब यहाँ पे सेलिब्रेशन, अब पूरा क्या पार्टी होनी चाहिए अब तो, चलो। अब वो निकल जाते हैं गाड़ी में बैठ करके। अब जो उनके साथ बाकी उनकी जो लोग थे ना, जो शिकारी गए थे बाकी, वो क्या होते हैं, वो जाते हैं शेर को उठाने के लिए, जैसे जाकर के शेर को देखते तो शेर ऐसे आंखें ऐसे झपक रहा होता है। यानी कि असल में हुआ कहते हैं, ये शेर जो है ये बेचारा इतना बूढ़ा हो चुका है, गोली की आवाज सुन करके, गोली उसके पास से गुजर गई, गोली की आवाज सुन के ये डर के मारे बेहोश हो गया, मरा नहीं था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो शिकारी सोचते कि अगर हम अपने राजा को बता दिए तो ये तो भाई हमें नौकरी से निकाल देगा, तो गुस्से गुस्से में आ जाएगा। तो वो चुपचाप क्या करते हैं, खुद ही शेर को मार देते हैं और ले जाते हैं। यानी कि राजा ने तो अभी केवल 99 शेरों को ही मारा है, 100वां शेर तो उन्होंने मारा ही नहीं, वो तो किसी और ने मारा। तो अब होता क्या है कि अब ना राजा निश्चिंत हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब भाई ठीक है, मतलब अपन ने अब जिंदगी काट दी, अब हमारा बच्चा हो चुका है यार 3 साल का, इतना टाइम निकल चुका है, 3 साल का बच्चा हो चुका है, अब थोड़ा सा राजपाट पे अपनी जिंदगी पे ध्यान देते हैं। अभी तक तो केवल वो टाइगर्स पे ही ध्यान दे रहे थे। तो उनके बच्चे का जन्मदिन आ रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि चलो भाई मार्केट चलते हैं, अपने बेटे के लिए कुछ बढ़िया सा गिफ्ट लेकर के आते हैं। पूरी दुकान में घूमते हैं, मार्केट में हर जगह जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। एक खिलौने की दुकान के सामने से गुजर रहे होते हैं, उनको दिखता है अंदर एक लकड़ी का शेर। वो कहता है अरे वाह, टाइगर किंग के बेटे को टाइगर से बढ़िया क्या गिफ्ट दे सकता हूं मैं, ये शेर दे देता हूँ। और वो जो शेर है वो बहुत ही ना किसी ऐसे से ही टुच्चे से कारपेंटर ने बनाया था, यानी कि उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, उसमें से फांस जो होती है ना, उसे स्प्लिंटर कहते हैं, वो निकल रहा था बाहर। तो होता क्या है, वो जो दुकानदार है वो भी थोड़ा सा ऊंचे दाम बना करके बोल देता है, बेच देता है कि भाई राजा लेने आए हैं, अब ये तो दे ही देंगे 300 रुपए, वो 3 आने का खिलौना होता है, 300 रुपए बोल देता है, हाँ भाई इतने का है ये। और बहुत कारीगरी के साथ किया गया है, बहुत उम्दा कारीगर ने इसको बनाया है, ये किया है वो किया। राजा भी उससे खुश होकर के उसे पैसे देके लकड़ी का शेर लेकर के चल देते हैं। खेल रहे होते हैं अपने बच्चे के साथ, खेलते खेलते वही फांस का टुकड़ा, उस लकड़ी के शेर का फांस का जो टुकड़ा बाहर निकल रहा होता है, वो इनके हाथ में लग जाता है और वहां से फैलता है शरीर में इन्फेक्शन। और वो इन्फेक्शन इतना फैलता चला जाता है कि डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, कहते हैं ऑपरेशन तो बड़ा सक्सेसफुल हुआ, हमने वो फांस निकाल दी, लेकिन राजा नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। और इस तरीके से जो 100वां शेर है वो अपना बदला ले लेता है राजा से, और यहां पे हमारी कहानी होती है खत्म। तो इस कहानी से यही समझ में आता है कि देखो, मरना तो तुम्हें था ही एक ना एक दिन, पर अगर इतनी बुद्धिमानी, थोड़ी सी जो बुद्धि दी गई थी इसका इस्तेमाल करते तो शायद जितने टाइम जिया वो जिंदगी को ढंग से जी पाते। ना उसने अपनी, उस राजा ने ना तो अपने बीवी पे ध्यान दिया, ना बच्चों पे ध्यान दिया, ना राज्य पे ध्यान दिया, उस इंसान ने कुछ नहीं किया। और उसको सही नाम दिया गया टाइगर किंग, क्योंकि उसकी जिंदगी में हमेशा से टाइगर्स ने ही डोमिनेट किया। पैदा होते के साथ बोल दिया गया कि तुम टाइगर के हाथों मारे जाओगे, जिंदगी भर उसने टाइगर को मारना अपना उद्देश्य बना दिया था, और उसकी लास्ट में मृत्यु भी टाइगर के हाथों ही हुई। तो केवल वो टाइगर से लेकर के टाइगर तक ना, वहीं तक उसका पूरा सफर रहा। और ये सवाल भी आता है एग्जाम से, पूछ लेते हैं कि भाई इनको इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, क्या ये चैप्टर का नाम टाइगर किंग सही है? तो आप यही इनका जवाब देंगे कि वहां ना देखो ना, ये जो किंग था इसकी जिंदगी में सिर्फ टाइगर ही टाइगर चल रहे थे, और इसने शादी भी टाइगर्स के चक्कर में ही करी है कि नहीं? इसने शादी भी क्या सोच के करी? इसने शादी भी सिर्फ टाइगर्स के चक्कर में करी कि भाई जिस लड़की के यहाँ पे राज्य में बहुत सारे टाइगर्स होंगे उसी लड़की से शादी कर लेता हूँ, ताकि मेरा 100 टाइगर्स को मारने का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, जो टारगेट है, वो खत्म हो सके। सो ये आपका पूरा चैप्टर हो जाता है। अब इस चैप्टर के साथ हम लोग क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं आगे। देखो कैरेक्टर स्केच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टाइगर किंग की कुछ क्वालिटीज आपको लिखनी रहेगी बेटा। तो यहां पर आप कभी भी देखो, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप चैप्टर के बारे में लिखो या कैरेक्टर स्केच लिखो, तो कैरेक्टर में उस किरदार में क्या क्या किया वो तो बाद में लिखिएगा, पर पहले बताइए कि उसकी क्वालिटीज क्या थी। तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड था, सेल्फ सेंटर्ड अपने में, अपने हिसाब से, अपने आप को पहले रखते हुए, अपनी नीड्स को पहले रखते हुए। राजा जो है वो प्रजा के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल तो नहीं बट फॉर द पीपल, तो इसलिए होता है। लेकिन यहां पर उसने अपने आप को, अपनी इच्छाओं को पहले रखते हुए सिर्फ वही किया। 100 शेरों को मारना था, वही उसका उद्देश्य बन चुका था। ईगोइस्टिक था, ठीक है ना? उसे लग रहा था कि भाई वो नियति को बदल सकता है, एस्ट्रोलॉजर्स को बोल देता है, हंट करना चालू कर देता है कि नहीं? और इसमें बीच में तो हम लोग भूल गए, इस बीच में तो क्या होता है, इस बीच में तो वो पूरे के पूरे अपने राज्य में कह देता है ना कि भाई यहाँ पे अब राजा को पता चल गया कि मुझे 100 शेर मारने, वो पूरे राज्य में घोषित भी तो कर देता है कि किसी ने शेर पे अगर शिकार तो छोड़ो पत्थर भी मारने की कोशिश की, उसकी सारी जमीन हड़प लूंगा, जमीन जायदाद सब हड़प लेंगे। और एक बीच में एक अंग्रेज भी आता है,
एक ब्रिटिश ऑफिसर जो कहता है कि मुझे आपके यहाँ पर ना मुझे शिकार करना, मुझे शेर की लाश के मतलब उसकी डेड बॉडी के साथ मुझे फोटो खिंचवानी है, सेल्फी चाहिए। अब होता क्या है कि वो उसको भी मना कर देता है कि नहीं सॉरी नहीं कर सकते। तो वो वहां पे ये तक कहता है ऑफिसर कि भाई ठीक है तुम मार देना यार, तुम कर लेना शिकार, मुझे केवल फोटो खिंचवाने। वो उसके लिए भी मना कर देता है कि भाई इसकी मैंने मान ली अगर बात, तो फिर मुझे औरों की माननी पड़ेगी। और फिर एक समय ऐसा भी आता है कि उसके हाथ से राजपाट भी निकलने वाला होता है, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उस टाइम पे हमारे देश में चल रहा होता है क्या मतलब, कहानी तो मन घड़क है लेकिन कहानी के अनुसार उस देश में हमारे देश में उस समय पर चल रहा होता है जबकि ये कहानी है अंग्रेजों का राज। तो भाई अब तुमने किसी अंग्रेज को, वो भी एक हायर ऑफिसर को क्या कर दिया है, एक हायर ऑफिसर को आपने अगर है ना इस तरीके से। हाँ तो क्लास में मोइन सर आए क्या? क्लास नहीं सर, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत डेडिकेटेड है। हाँ, हमेशा से चाहिए सर। तो होता क्या है तो होता क्या है तो सर जाइए आप। तो होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि हमारे ये जो क्या बता रहे थे हम, देखो यार बीच में ऐसे टीचर्स आ जाते हैं परेशान करने के लिए, तो क्लास में चेन ऑफ थॉट्स ब्रेक होती हैं। हमारे ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो उसको मना कर देते हैं, है ना, वो मना कर देता है कि भाई तुम नहीं कर सकते यहाँ पे कोई फोटो वोटो नहीं खिंचवाऊंगा मैं। ब्रिटिश ऑफिसर का तुमने ईगो हर्ट कर दिया भाई, वो चाहे तो तुम्हारे से तुम्हारा राज्य भी छीन सकता है, क्योंकि तब रूल्स वगैरह नियम वगैरह सब कुछ ब्रिटिशर्स के हाथ में थे क्योंकि वो राज कर रहे थे। तो वो इस चक्कर में अपने राजपाट को बचाने के लिए घूस भी देता है उसकी वाइफ को कि इस 50 अंगूठियां मंगा दी, दो सोचता है 2-3 रख लेगी वो उसकी वाइफ और खुश हो जाएगी। और वाइफ भी लालची थी, वो पूरा का पूरा डब्बा रख लेती है हीरो की अंगूठी का 50 की 50। तो ये सारी चीजें भी आती, तो इगोइस्टिक भी है कहीं ना कहीं, है ना, और बहुत केयरलेस भी है कहीं ना कहीं, अपने अपने अपना उद्देश्य पूरा करने के चक्कर में वो कुछ भी डिसीजंस ले रहा है जो चाहे उसके लिए उसके उसके राज्य के लिए फायदेमंद हो या ना हो। विम्सिकल एंड इरेशनल भाई है ना, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी कर रहा है, रैंडम चीजें कर रहा है, ठीक है, बस अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए। तो ये है। और दीवान कैसा है, दीवान जो है वो बहुत खास है हमारे राजा के लिए, और यही है जो 100वां शेर लेकर के आता है। तो आप ये सारी चीजें इसके बारे में जरूर लिखेंगे। दीवान बहुत मेहनत करता है, 100वां शेर लेकर के आता है, और 100वां शेर जो है अल्टीमेटली वो सोचता है कि भाई ये 100वां शेर जो है राजा की इच्छा पूरी हो जाएगी, मर जाएगा, सब बच जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो 100वां शेर भी मर नहीं पाता, वो तो बेचारा बूढ़ा होता है इतना ज्यादा। तो आप ये सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। और यही दीवान होता है जो हमारे राजा के लिए वो भी ढूंढता है उन लड़की जिसके राज्य में बहुत सारे शेर हों। तब यहां से आते हैं हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द चाइल्ड व्हेन ही वाज बोर्न। वो जो एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष था उसने क्या प्रेडिक्ट किया था बच्चे के बारे में जब वो पैदा हुआ, तो उसने यही प्रेडिक्ट किया था ना कि ये हीरोज का वॉरियर्स का वॉरियर, हीरोज का हीरो, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा, लेकिन ये एक दिन मर जाएगा, वो भी शेर के हाथों, क्योंकि ये कौन से ये ऐसे ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुआ है जो कि क्या है, जो है टॉरस, दैट मीन्स बुल, बुल का एनिमी होता है टाइगर। What was the miracle that happened when the astrologer predicted about the death of the born child? जब एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि बच्चा जो पैदा हुआ है ना, इसका भविष्यवाणी जब वो करते हैं तो क्या चमत्कार होता है, तो वो बच्चा बोल पड़ता है 10 दिन का। आप यही बताओगे बेटा, वो क्या बोलता है, ओ वाइस प्रॉफिट्स की ओ एस्ट्रोलॉजर अंकल मैं बात कर रहा हूं, है ना, इट वॉज आई हु स्पोक, वो मैं हूं जो वो बात कर रहा हूं। या नीचे देखो छोटा सा बच्चा 10 दिन का जो बात कर रहा होता है। What did the महाराजा do to, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महाराजा क्या करता है वो 100 शेर का टारगेट पूरा करने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। 70 शेर उसने 10 साल में मारे थे, फिर उसके अंदर क्या हुआ था, 10 इयर्स में उसने 70 शेर मार दिए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वो शादी करता है, शादी करने के बाद अपने ससुराल में जाकर के, ठीक है, इन लॉज के यहाँ पर जाकर के वो 99 शेर मार देता है। और 100वां शेर मारने के लिए वो क्या करता है वो आप बताओगे। उसे बीच में क्या करना पड़ता है, उसे बीच में ना ब्रिटिश ऑफिसर को पैसे भी 3 लाख रुपए का बिल भी भरना पड़ जाता है, क्योंकि वो उसको ब्रिटिश ऑफिसर को भी मना कर देता है, आप मेरे राज्य में शेर नहीं मार सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ काम मैं ही करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे 100 शेर का टारगेट पूरा करना है। अजीब, बट ये आपका आंसर जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा कि वो क्या क्या करता है 100 शेरों का शिकार करने के लिए, ठीक है। अच्छा ये देखो, वाई डिड द महाराजा इन दीवान, अच्छा वो कह रहे हैं कि महाराजा और दीवान ने क्या किया, वाई लिखा है, व्हाट होना चाहिए कि महाराजा और दीवान ने क्या किया। उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था ना कि उनकी गद्दी उनसे छीन ली जाती, उनका राजपाट उनसे छिन जाता, तो उसको बचाने के लिए क्या किया। तो जो महाराजा और दीवान है उन्होंने क्या करा, उन्होंने कलकत्ता के एक बहुत फाइन जूलर से बहुत सारे 50 कम से कम 50 डायमंड रिंग्स के सैंपल मंगवाए, ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो जो हमारे अंग्रेज हैं उनकी जो वाइफ है उनको भेज सके।
ठीक है, अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को एज अ गिफ्ट भेज सके। उसको लग रहा था कि वो जो है 2-3 चूज करेंगी और बाकी वापस कर देंगी, लेकिन क्या होता है वो ना सारे के सारे रख लेती है और थैंक यू बोल देती है, थैंक यू नोट भेज देती है, जिसकी वजह से महाराजा को 3 लाख का बिल देना पड़ जाता है, लेकिन वो खुश हो जाता है कि कम से कम मेरा राजपाट तो बच गया। ठीक है, तो ये होगा। अगला क्वेश्चन, जो महाराजा है उनका नाम इंपॉर्टेंट, महाराजा को अपना नाम टाइगर किंग क्यों मिला? अभी मैंने बोला था ना ये सवाल आ जाते हैं, तो वही आप बताओ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारी कहानी। और ये अगर लॉन्ग में आता है, जहां तक मेरे को हम उम्मीद कर रहे हैं 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर आप पूरा बताओगे कि स्टार्टिंग उसकी जब हुई तो महाराजा की प्रिडिक्शन भी यही हुई, प्रतिबंधपुरम के महाराजा की, कि ये शेर के हाथों मारा जाएगा। 10 दिन का बच्चा था, है ना, जिसको ये प्रिडिक्शन दी गई थी, जिसके लिए ये प्रिडिक्शन की गई थी, बेसिकली जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। तो ये बात होती है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो बड़े होकर के वो 100 शेर मारना उनकी जिंदगी का उद्देश्य बन जाता है, और वो 100 शेर मारते मारते और उनकी लास्ट में डेथ भी उस 100th टाइगर से ही होती है। तो आप क्या बोलोगे? तो यही है भाई कि जिंदगी में डोमिनेट उसने शादी भी इस चक्कर में करी जहां पे शेर मिल सके, है ना, और उनकी मृत्यु भी वैसे ही हुई। तो जिंदगी में जितने निर्णय लिए गए, जितने भी अलग अलग पहलू आए, उस सब में उन्होंने क्या करा? उन सब में उन्होंने केवल उन शेरों को मारना और शेरों को ही अपना जिंदगी का उद्देश्य बना लिया था। तो सही नाम पड़ा है उनका यार, टाइगर किंग। ठीक है, ये बताओगे। अब विच प्रॉब्लम डिड द महाराजा फेस व्हेन ही हैड किल्ड 70 टाइगर? 70 शेर मारने के बाद उनको क्या प्रॉब्लम आई और कैसे सॉल्व करी? 10 साल के अंदर उन्होंने 70 शेर मार दिए थे, सीधी सी बात है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद जो पॉपुलेशन है, तादाद जो है शेरों की, वो खत्म होने लग गई प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। तो महाराजा ने सोचा कि हम एक क्या करते हैं, उसने अपने दीवान को बुलाया, उसने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि आसपास के जितने भी घराने हैं, जहां पे भी कोई रॉयल फैमिली है, वहां पर कौन सा ऐसा जगह होगी जहां पर शेरों की तादाद ज्यादा है, और उनके यहाँ पर अगर एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी होनी हो तो मुझे बताओ, हम वहां पे शादी करेंगे। तो महाराजा ने ऐसी लड़की से शादी करी जिसके राज्य में शेरों की तादाद थी, और जितनी बार जाते थे वो 5-6 शेर ऐसे मार करके आते थे, और इस तरीके से उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया था। ठीक है, हाउ डिड दीवान मैनेज? दीवान ने क्या करा 100वां शेर लाने के लिए? दीवान जो है, महाराजा इतने ज्यादा ऐसे दृढ़ निश्चय ले चुके थे कि भाई मेरे को 100 शेर मारने ही मारने, कि उन्होंने गुस्से में आकर के दीवान को कह दिया था कि भाई अगर शेर नहीं मिला तो तुम गए नौकरी से। तो दीवान ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या करा, अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या करा, उसने सर्कस से एक पुराना टाइगर ले आया, ओल्ड सा टाइगर ले आया। ठीक है, और उसको अपने घर में छुपा लिया, और रात को वो उस टाइगर को ले जाकर के गाड़ी में बैठा करके कहां ले गए? जंगल में जाकर के छोड़ दिया, ताकि महाराजा उसको मार सके। तो ये तो किसने किया? दीवान ने ये सभी प्रयास किए थे अपनी नौकरी बचाने के लिए। हाउ डिड द टाइगर बिकेम द विक्टिम ऑफ द हमारा टाइगर किंग 100वें शेर का शिकार कैसे बना? अब देखो, ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो 100वें शेर का शिकार कैसे बना, या तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि 100वें शेर ने अपना बदला टाइगर किंग से कैसे लिया। कुछ भी पूछेंगे, बात एक ही, आपको बताना है कि इसका अंत कैसे हुआ था इस आदमी का। तो आप बताओगे जो हमारा टाइगर किंग है, जिसको 100वां शेर इसको मारना था, तो होता क्या है, टाइगर किंग ना एक 100वें शेर को मारता है, जो कि उसे लगता है कि मर गया, लेकिन मरा नहीं होता, और वो खुश हो जाता है। अब वो अपने बच्चे के 3रे जन्मदिन पर उसको एक लकड़ी का वुडन, है ना, एक टॉय टाइगर गिफ्ट करता है। अब होता क्या है, उस टॉय टाइगर में से स्प्लिंटर, स्लिवर, ये आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ये बाहर निकल रहा होता है, जो उसके हाथ में लग जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो है ना, पूरा का पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हाउ डिड द टाइगर मीट हिज एंड? वही वाली बात है, कैसे उसकी मृत्यु हुई, क्या आयरॉनिकल है भाई। देखो, टाइगर के उसे लग रहा था कि उसने 100 शेर मार दिए, लेकिन 100वां उसने इतने सारे शेरों का शिकार किया, पर एक लकड़ी का शेर उससे उसका बदला ले गया, है ना। तो वही है, कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो हैं, जो अगर नियति में लिखा है, फेट में लिखा है, जो होना है वो होना है, आप उससे ना लड़ें, है कि नहीं। तो वो यही बताते हैं कि इट हैड बीन प्रेडिक्टेड, ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि 100वां शेर जो है वो टाइगर किंग के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होगा। फीटल मींस घातक। ही देन सेंट आउट टू हंट ऑल द टाइगर्स। उन्होंने फिर अपना वो बना लिया था उद्देश्य कि अब मैं सभी शेरों का शिकार करूंगा। ठीक है, ये आप बताएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने 99 शेर तो जैसे तैसे मार दिए, लेकिन महाराजा की जो 100वां शेर था वो उनकी गोली से चूक गया था, और वो असल में चकरा करके गिर गया था, बेहोश हो गया था, ना कि मरा था। और ये हमारे राजा ने ध्यान नहीं दिया, और अंत में क्या हुआ, अंत में एक लकड़ी के शेर से उनकी मृत्यु हुई। तो ये क्या था, ये आयरॉनिकल था। और आप बताओगे कैसे वुडन टाइगर की वजह से वो अपने बच्चे को बर्थडे गिफ्ट देना चाहते होते हैं, और उनकी कैसे डेथ होती है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे।
और इसी के साथ बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ डिड द टाइगर किंग अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग ऑफ 100 टाइगर्स। देखो वही मैं बता रही हूँ, दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे उन्होंने ये 100 शेरों को मारने का टारगेट पूरा किया, उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा, या फिर टाइगर किंग के साथ वो जो 100वें शेर है उसने कैसे अपना बदला लिया, टाइगर किंग की कैसे मौत हुई, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 3-4 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये घूम करके वही क्वेश्चन आया जो मैंने अभी बताया था कि उन्होंने 100 शेर को मारने के लिए क्या क्या कदम उठाया। उन्होंने शादी भी ऐसी जगह पर करी, एक ब्रिटिश ऑफिसर को भी शिकार करने से मना कर दिया, है ना, और ये सारी चीजें आप उसके अंदर लिखेंगे। तो ये सभी कुछ उन्होंने किया था। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा 15वां दिन भी 75 डेज हार्ड चैलेंज का। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, सारी चीजें समझ में आई होंगी। 15 डेज अब फाइनली हमको हो चुके हैं यार, लगभग 60 दिन बचे हैं पेपर को। तो 60 दिन बचे हैं और अभी भी देखो 60 न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगर अभी तक कोई बच्चा नया है जो क्लास में आया है, जो सोच रहा है कि यार मतलब क्लास तो अच्छी थी, सब कुछ समझ में आया मुझे, तो अभी भी आपके पास टाइम है। हमारी ऑलरेडी 15 कुछ पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं, उसको देख सकते हो आप, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। क्योंकि जो बच्चे रोजाना इस क्लास में आ रहे हैं उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी हो रही है और आप भी अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर सकते हो क्लास को अटेंड करके टाइम पर। रोज 12 बजे क्लास होती है, पीडीएफ भी इसकी फ्री में मैं आपको दे दूंगी, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप जुड़ सकते हो और डाउनलोड करके पढ़ो। इस पीडीएफ में दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर याद करके, याद तो क्या ही करना, उनको लिखना सीख लीजिए, प्रैक्टिस करिए आंसर्स को लिखने का, बट इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए हो जाते हैं बहुत ज्यादा जरूरी। और मैं निकिता सिंह आपसे मिलूंगी अगली क्लास में 12 बजे हमारे डे 16 में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।